डॉक्टर लक्ष्मण, लेकिन क्या इस मुद्दे के आधार पर मोदी जी को और उनकी सरकार को पिछड़ा विरोधी जो कहा जा रहा है, वो कहा जाना चाहिए क्या? जबकि कुछ टेक्निकलिटीज जो बताई हैं विजय जी ने कि भाई विधानसभा और लोकसभा में पहले से ही प्रोविजन नहीं है, चाहे मर्द ही क्यों ना हो, वो रिजर्वेशन है ही नहीं ओबीसी का, तो उसके लिए तो लंबी प्रक्रिया होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये सवाल चूंकि आपका स्पेसिफिक है तो उस पर मैं आता हूं, लेकिन असल में यह एक चुनावी शगुफा और जुमला था, ये इस देश में लोगों को क्लियर हो चुका है। और निशिकांत का जी का कल का बयान और जो टेक्निकल चीज है, जो विजय जी शायद इतनी टेक्निकल बात कर रहे थे, एक चीज छूट गई उनसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये जो डिलिमिटेशन होगा इसके बाद ये होगा, तो डिलिमिटेशन 26 में हो रहा है। उसमें फिर एक चीज और लिखी हुई है, सेंसस, और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन के बाद वाला सेंसस। यानी ये जो अगर अमित शाह जी ने बोल दिया कि हम अगले साल चुनाव के तुरंत बाद हम सेंसस करा लेंगे, ये वाला सेंसस तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन 26 के बाद होगा, सेंसस 25 में हो जाएगा। तो सेंसस होगा 31 में, उसके बाद ये जो डिलिमिटेशन उस सेंसस का डेटा लेगा। और ये क्लियर है सर, मतलब आप देख लें। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। डिलिमिटेशन के बाद सेंसस का तो कोई मतलब ही नहीं है। सेंसस बिल में लिखा हुआ है, आप पढ़ा सर। ये जो दो नहीं मैं फिर से करूं, आप होगा। नहीं आप मेरी बात सुन लें। हो सकता है सेंसस का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो मैंने जो मैंने पढ़ा है के बाद सेंसस का क्या मतलब है? नहीं, मैं मेरी बता बात सुनिए ना आप। बस इसमें एक चीज है डॉक्टर लक्ष्मण की, एक सेंसस होना है और फिर उस सेंसस के आंकड़ों के आधार पर डिलिमिटेशन होना, ये है, ये सिंपल है। मैं अभी जो सुन रहा था, मैंने अभी योगेंद्र यादव ने बाकायदे उसका नहीं, सुनिए ना, एक मिनट बोलने दीजिए। उन्होंने बाकायदे इसका आंकड़ा दिया कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पास किया गया नियम, जो बनाया गया परिसीमन का, उस नियम में लिखा हुआ है कि परिसीमन में एकदम जो परिसीमन 26 में होगा उसमें लेटेस्ट सेंसस का डिटेल चाहिए, क्योंकि उसके पहले का सेंसस 21 में होना था, तो 21 वाला सेंसस तो 25 में होगा। बस मैं एक टेक्निकल चीज कह रहा हूं, इसका मतलब तो वही लेटेस्ट हो जाएगा ना, वही लेटेस्ट हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, एक चीज मान लेते हैं, इस बात को छोड़ देते हैं अभी। लेकिन फिर भी कुल मिला के अभी गुरदीप सप्पल हैं, कांग्रेस के बड़े वो हैं, उन्होंने बाकायदे इस पर ट्वीट करके बाकायदे वो क्रोनोलॉजी समझाई है कि कैसे ये 2034 के चुनाव में भी लागू नहीं होगा। हो सकता है वो भी नहीं समझ पाए हो या मैं नहीं समझ पा रहा हूं, छोड़ देते हैं इस विषय को। इतना तो तय है कि ये फिलहाल लागू नहीं होने जा रहा। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि जब ईश्वर ने मुझे हर काम के लिए, महान काम के लिए चुना है, तो जरा एक बात बताया जाए कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के बाधा में कोई संविधान का क्लॉज है क्या? हमने ये देखा, अभी जो बात हो रही थी, विजय जी कह रहे थे कि संविधान सभा की बहस में ओबीसी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, और ये कोई नियम नहीं बना है कि ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। बेसिकली ओबीसी को तो रिजर्वेशन भी नहीं मिला है, नॉर्मल रिजर्वेशन जो एससी एसटी को मिला। पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, क्यों नहीं मिला? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब ये बात थी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों शेड्यूल बनी हुई हैं, उनका डेटा एनालिसिस आपके सामने था, उनका नंबर आपके सामने था, उनको रिजर्वेशन उनके मुताबिक दिया। ओबीसी में कौन कौन सी जातियां आएंगी ये निर्धारित नहीं है, जिसके लिए आर्टिकल 340 यानी 340 इसीलिए बना कि आप आयोग बनाएंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग, और उस आर्टिकल के मुताबिक काका कालेलकर कमीशन बना, फिर मंडल कमीशन बना। तो मंडल बनने के बाद जब आंकड़े आपके सामने हैं, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन आपके सामने है, तो संविधान का कोई क्लॉज रोकता नहीं है कि आप महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते थे। इसलिए क्लियर है, जब ईश्वर ने चुना ही था तो एक महान काम इनके हाथों हो जाता। खुद को सेल्फ क्लेम्ड ओबीसी भी कहते हैं। आज तो गृह मंत्री ने गिना भी दिया कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हमने ओबीसी दिए, हमने प्रधानमंत्री ओबीसी दिया, हमने 27 कैबिनेट मंत्री दिए, हमने जो है 82 या 85 जो है ओबीसी सांसद दिए।
तो वो ताली बजाने के लिए या वोट देने के लिए दिए हैं कि आपका वोटिंग परसेंटेज हो, इसलिए कोई लीगल बाधा इसमें नहीं दिख रही है अगर इसको संविधान संशोधन विधेयक में शामिल करके। अब एक चीज और जोड़ दूं मुकेश जी, ये वही चीज है जिस पर 2008 से 2010 तक की संसद की डिबेट को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए और लोग रख रहे हैं। मैं क्लियर कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस जगह पर फंस चुकी है। रविकांत जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि ये ओबीसी विरोधी साबित हो चुके हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस बात को उठाया। हाँ, मैं कि केवल अगर सूचना सही है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 सांसद, खुद वो और एक और, शायद ये 2 लोगों ने ही इसके खिलाफ वोट दिया है। आप एक बार गौर करिए ईडब्ल्यूएस के खिलाफ कितने लोग वोट किए थे, बहुत कम थी संख्या। उसमें डीएमके के कुछ लोग थे, आरजेडी थी, वो भी लोकसभा के बाद राज्यसभा में, और फिर से एआईएमआईएम। उनका एजेंडा क्या है भाई? धार्मिक आधार पर तो रिजर्वेशन मुसलमानों को भी नहीं है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। फिर ये बात क्यों 2008 और 10 में, चाहे वो शरद यादव हो, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, और शुरुआती दौर की अगर आप स्टैंड सुन लें 1996 से निकाल लें, जब एचडी देवगौड़ा, जिन्होंने कभी देश को नहीं कहा कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं, शुरू वहां से हुआ था। और उस समय कौन विरोध में था ये भी देखना होगा। उस समय से यह तर्क दिया जा रहा है कि महिला के नाम पर अगर 33% आरक्षित सीटें बिना कोटे के अंदर कोटे के लागू कर दी जाती हैं, तो ये जो बाकी रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी का धीरे धीरे ही सही बढ़ा है सदन में, वो अप्रत्याशित रूप से घट जाएगा, क्योंकि 33% महिलाओं के नाम पर जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्षम महिलाएं हैं, वे महिलाएं ही इसका लाभ लेंगी। इसी बात पर उसका विरोध हुआ था 2008 से 2010 तक में, और लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। आज तो ठीक बात है कि थोड़ा पॉलिटिकल रूप से, पॉलिटिकली आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो या आरएलडी हो, ये सारी पार्टियां पॉलिटिकली कमजोर हो गई हैं, इनमें शायद वो साहस नहीं बचा है, इसलिए ये बात नहीं हुई। लेकिन मेरा मानना है मुकेश जी कि बिना ओबीसी, और एक चीज और मैं कह दूं, ये जो एससी और एसटी को रिजर्वेशन इन्होंने दिया है, वो उनको जो कोटा अलॉट किया गया है उस कोटे के भीतर ये 33% दे दिया, तो फिर 33% और क्षैतिज आरक्षण भी नहीं है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया, इसका कोई टूल नहीं है। सीधा सा इसका कहना यह है कि आपने 35% आरक्षण में अगर कोटा नहीं दिया तो आप आरक्षित कोटे के खिलाफ खड़े हैं, आप मेजॉरिटी में हैं, आपकी मीडिया है, तो आपका नैरेटिव नहीं बनेगा। लेकिन सच बात यह है कि जब भी इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे, ये कहा जाएगा कि ओबीसी प्रधानमंत्री ने इस बिल में ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया और एससी और एसटी के कोटे के भीतर रिजर्वेशन देकर के उनकी सीटें भी लिमिटेड कर दी हैं। इसलिए कोई भगवतिया देवी, कोई फूलन देवी सदन में कैसे खड़ी होगी, इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, इसलिए ये बीजेपी के खिलाफ जाएगा। हो सकता है अभी तुरंत न जाए, लेकिन आगे तो जाएगा। मेरा टेक ये है। शीतल जी, ये जो एक बात जोड़ना चाहता हूँ, मैं केवल मैं कह रहा हूँ कि इसका मूल प्रश्न दूसरा था जो मैंने सरकार से पूछा। ये जब डॉक्टर लक्ष्मण जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, जितनी बात हो रही है और आरक्षण की बात हो रही है, और जो बात कही गई, जो महुआ मोइत्रा ने बहुत अच्छा भाषण दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये करना चाहिए था। मैंने सरकार से उल्टा सवाल, मुझे आदत है उल्टा सवाल पूछने की, मैंने सरकार से पूछा कि यदि ओबीसी को आरक्षण मिल जाता इस बिल में तो क्या नुकसान होता सरकार का या देश का? क्या है कोई जवाब? और ये बिल पास होने के में यदि आज 450 वोट आए हैं तो शायद ज्यादा आ जाते, क्योंकि सारे जो ओबीसी दल है वो भी उसके साथ खड़े हो जाते ना। मेरे ख्याल से विजय जी इसका जवाब दे चुके हैं। जवाब इसका मैं बता रहा हूँ, ये आ रहा है कि ये दरअसल मनुवादी पार्टी है, मनुवादी प्रधानमंत्री है, पिछड़े भले ही हो लेकिन पिछड़ों के खिलाफ है। ये तर्क जी नहीं विजय जी, बस एक बात, विजय जी तर्क और तथ्य को मेल करना चाहिए। आपको अच्छा लगता है एक सवाल विजय जी, ठीक नहीं है। नहीं विजय जी एक बात बताएं, जाति नहीं मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं, मैं अब बोलने जा रहा हूँ। एक मिनट, अब ये लक्ष्मण जी संक्षेप में बताएं और फिर शीतल जी भी इस पे बोलना चाहेंगे। मेरा एक कहना इसका ये है विजय जी, क्या जाति जनगणना कराते तो मोदी को फायदा नहीं होता?
क्यों नहीं करा रहे जाति जनगणना? क्या मंडल कमीशन की सिफारिश में लिखा हुआ, आप रोहिणी कमीशन को तैयार रखे हुए हैं बिना किसी वैधानिक आंकड़ों के, बिना जाति जनगणना के, आप ओबीसी को बांटने के लिए एक कमीशन तैयार रखे हुए हैं। इसका मतलब केवल यह है कि आप जाति जनगणना, आप मंडल कमीशन की 40 अनुशंसाएं हैं, आप बाकी 38 लागू कर देते, 2 लागू हुई है, आप महान बन जाते, आप ओबीसी बन जाते। असल में हम आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं कि मोदी जी ओबीसी नहीं, आरएसएस के प्रवक्ता हैं, इसलिए वो कतई नहीं ओबीसी का कोई हक देना चाहेंगे। अब इसको आप चाहे जिस नैरेटिव में लीजिए, मैं तो आंकड़े बता रहा हूं। मंडल कमीशन का नाम लिया क्या नरेंद्र मोदी ने? आज तक नाम नहीं लिया है। आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन मंडल कमीशन ने किया है, प्रमोशन में रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन मंडल कमीशन ने किया है। अगर मंडल कमीशन ने कहा कि अब 50% की अपर लिमिट क्रॉस हो जाए तो 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन देना चाहिए, तो भाई ईश्वर ने आपको इन कामों के लिए नहीं चुना है। इसका मतलब यह है विजय जी कि वो नहीं चाहते। मैं एक आखिरी वाक्य बोल दूं कि इंपावर्ड करने के लिए, वोट लेने के लिए पॉलिसी अलग होती है। जो वैचारिक रूप से उनके विरोधी है ना, वो इस बात के लिए सजग हैं कि केवल वोट मिले, कहीं वो इंपावर्ड ना हो जाएं। अब इसको आप चाहे जिस रूप में ले सकते हैं। जी डॉक्टर लक्ष्मण, एक बात मैं बोल दूं, मैं मोदी जी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं उनका हार होगी, सेल्फ गोल होगा, मुझे न तो परवाह इसकी न मैं उसकी चिंता कर रहा। मैं 2 बातें कर रहा हूँ। आप बहुत सारी चीजों को क्या है कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, पिछड़ों की बात करना, चिंता करना वाजिब है, लेकिन तथ्यों को तथ्यों की तरह से रखें। मैं इस पर बार बार, आपने अभी क्या कहा कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सरकार रखने को तैयार है बिना जातिगत जनगणना के, ये आपने कहा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जातिगत जनगणना के आधार पर बनी है? मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है पहले की जाति जनगणना होनी चाहिए। अब मैं बता दूं 1931 की जनगणना पर छोड़िए, आप बात सुन लीजिए मेरी, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ कि रोहिणी कमीशन वो इम्प्लीमेंटेशन होगा और वो भी पिछड़ों का है ना। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पिछड़ों पर लागू हो रही है, उसका फायदा ब्राह्मणों को, अपर कास्ट को, किसी और को तो नहीं मिल रहा। यदि कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, लेकिन मैं उस पर मोदी जी पर नहीं जा रहा। मैं बात दूसरी कह रहा हूँ कि हमें तर्क और तथ्य को शामिल करना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं यदि राष्ट्रपति बना दें तो हम कहते हैं कि भाई ये तो एक शो पीस है, ठीक है। नहीं बनाए तो आप सवाल करेंगे दलित नहीं बनाया, पिछड़ा नहीं बनाया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया, हम ये सवाल करेंगे। कांग्रेस वो तो जनता को तय करना कौन बनेगा नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ सिस्टम दूसरा है, उसमें बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमपी जितना नहीं, एक मिनट बात कर लेना। होम मिनिस्टर ने जो गिनाए, मैं उसका जिक्र ही नहीं किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसका जिक्र करूं, क्योंकि मैं उनको सपोर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन यदि किसी पार्टी के 80 एमपी ओबीसी हो, 85 एमपी ओबीसी हो, 29 मिनिस्टर सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, राज्यपाल हो, चीफ मिनिस्टर हो, तो वो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? क्या आप ऐसा समझते हैं? और क्या आप समझते हैं कि 27 साल 5 प्रधानमंत्री 11 बार बिल पेश होने के बाद अगर कोई बिल पेश हो जाए, पास हो जाए, तो वो हिस्टोरिकल काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐतिहासिक है। इसमें तो कोई विरोधाभास है ही नहीं। ऐतिहासिक काम तो हुआ है। सवाल यह है कि ये ऐतिहासिक काम किस तरह से हुआ है और उसके क्या फलाफल निकलने वाले। लक्ष्मण जी, क्या आपको लगता है, विजय जी बोल रहे हैं इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका 2024 पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मोटे तौर पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला जी, बल्कि प्लस होगा 33% वाला। जी, इसका कोई पैमाना अभी कहना मुझे लगता है जल्दीबाजी है, क्योंकि हम जानते हैं जिस देश में फेक न्यूज पर बहुत कुछ हो जा रहा है, गांव-गांव तक फैलाया जाएगा कि मोदी जी ने देखो महिलाओं के लिए क्या कर दिया। इसकी टेक्निकलिटीज जो शायद हम बात कर रहे हैं, इतनी मतलब सजगता तो हमने शायद अपने वोटरों को नहीं सौंपी है। तो इसको जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है वो किस तरह से प्रचारित करेगी और कितना अपने फेवर में लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये सब असल में उसी के लिए किया भी जा रहा है। गांव में जाकर के कह दिया जाएगा, वो भाषा अलग होगी। अब मैं एक सवाल विजय से पूछना चाह रहा हूं कि पहली चीज, जब ये कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं कि इसमें ओबीसी कोटा होना चाहिए, तो फिर आप ही विरोधाभासी बात क्यों कह रहे हैं कि चूंकि वो कोटा अरे सर सुन तो लीजिए ना, एक सेकंड, मैं आप जवाब दीजिएगा, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं बस ये कह रहा हूं कि जैसे कोटा होना चाहिए इस देश के सवर्ण लोगों के सामने, आप कभी जो पढ़ा लिखा सवर्ण है ना, वो कभी इस तरह से नहीं कहेगा कि मेरी खटिया पे मत बैठो, वो कहेगा हम दोनों एक थाली में खाएंगे, वो हम आप तुम्हारे समर्थन का आरक्षण का समर्थन करते हैं। लेकिन जब मूवमेंट खड़ा करना होगा ना, तो उस समय भी लालू, शरद और मुलायम सिंह यादव बदनाम हुए। और एक तरफ, दूसरी तरफ तस्वीर थी सुषमा स्वराज, वृंदा करात, नजमा हेपतुल्ला की। वो एक ऐतिहासिक तस्वीर थी, वो एक ऐतिहासिक डिबेट है। आप इस डिबेट को कैसे नकारेंगे कि दूसरे खेमे के पास अपना तर्क है।
एक तो ये बात। और आखिरी बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, रविकांत जी जो बात कह रहे हैं ये बात हम लोग बार बार कह रहे हैं, और अभी पिछली टिप्पणी में मैंने कहा कि अगर ईश्वर ने चुना था तो आप ये 52% रिजर्वेशन की बात, जब आप विजय जी मुझको कह रहे हैं कि आंकड़े नहीं, मैंने तो आंकड़े की भरमार कर दी कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री के पास ओबीसी का मसीहा होने के लिए पूरा मैदान खाली है। राहुल गांधी को क्यों मौका दे रहे हैं कि केवल 3 कैबिनेट सेक्रेटरी आपके पास हैं, और आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बना दिया, देखो वो बना दिया, नहीं बनाते हैं तो आप कहते हैं नहीं बनाते। कोई राष्ट्रपति बनाने की मांग इस देश का सोशल जस्टिस का जागरूक समझदार बौद्धिक कभी नहीं किया। वो पूछता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और कुलपति को कितने बनाए। वो जानता है कि सरकार कहां से चलती है। सर आपका एक तर्क और था, वो मैं सहमत हूं कि बीजेपी ज्यादा महिलाओं को टिकट दे देगी। बीजेपी को नंबर गिनवाना है, मंत्री तक की कोई हैसियत नहीं है कि अपना पीए रख ले। तो मैं ये बात बिल्कुल ठीक है, और मैंने अभी कहा इनकी ओबीसी का हित करने का कोई हित नहीं है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू होने के बाद सीलिंग टूट चुकी है, और अति पिछड़े को मैं फिर से कह रहा हूं मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पढ़ा जाए, उसमें तथ्य भरे पड़े हैं कितना सर्वे करके किन किन आंकड़ों से 52% का आंकड़ा दिया गया। तो उस आंकड़े को इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की 9 जज के बेंच ने वैधता दे दी है। आपने ईडब्ल्यूएस पर आज तक अभी कोई वो नहीं किया। डिवीजन बेंच का वो फैसला है जिसको आप 3-2 से कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस सही है, उस पर सुनवाई तक ढंग से नहीं हुई है। तो जो आपको हित देना है ना, आप ओबीसी का हितैषी नहीं है, नरेंद्र मोदी आरएसएस के हितैषी हैं जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देते हैं। और रविकांत जी की बात से हम पूरे सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग सहमत हैं कि विपक्ष को 52% रिजर्वेशन देने की बात कहनी चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बाद सीलिंग टूट चुकी है, और ये जो 15% है साफ तौर पर अति पिछड़े समुदाय को देना चाहिए। अगर ये डिबेट आएगी तो इस डिबेट के बीच बार बार महिला आरक्षण में ओबीसी का रिजर्वेशन न होने का मुद्दा उठेगा। अब ये देखना विपक्षी दलों के पास है। इन सारे मुद्दों को जाति जनगणना से क्लब करके अगर उठा पाएंगे तो महिला आरक्षण विधेयक चुनाव पर नकारात्मक असर बीजेपी पर डाल सकता है, ये क्लियर है जी। ये बेहतर है। एक छोटी सी साहब जो कह रहा है, लेकिन शीतल जी ने जितनी ग्राउंड रिपोर्ट वाली बात की ना वो ज्यादा है, लेकिन उसको कोई उठाता नहीं कि भाई प्रोफेसर कैसे बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस पर तो नहीं कर रहे हैं ना बात। और वो आईएएस वाली बात, प्रोफेसर साहब एक बात बता दूं मैं, जो 90 में से 3 सेक्रेटरी बने हैं ना, वो 92 बैच के आईएएस हैं। उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कोई सेक्रेटरी है ना अपने मर्जी से नहीं बनते हैं। इस तरह से मत बताया कीजिए। सर अब फिर आप मुझे बोलना पड़ेगा 340 लेटरल एंट्री से आपने क्या बनाया? दीजिए आप। अरे फिर सर आप सुनिए ना, आंकड़ा नहीं सुनते आप आंकड़ा सुनिए। मैं सवाल ज्यादा मत बताइए, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ। सर आपका पूरा सम्मान करते, डिबेट नहीं कर सकते सर मैं आपका, आप वरिष्ठ जो 90 सेक्रेटरी जो बने वो 92 बैच के 91 बैच के आप आईएएस है कि नहीं है? उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? और सेक्रेटरी कैसे बनते हैं? किसी प्राइम मिनिस्टर के कहने से बनते हैं? सर मान लिया फिर सर मेरा एक लाइन सुन लें, आप नाराज ना हो। सर 340 लेटरल एंट्री से क्या बने थे? सर लेटरल एंट्री से कौन बना है? लेटरल एंट्री से कितने SC ST OBC बने हैं? सर इसका तो आंकड़ा है ना, ये तो तथ्य है ना सर। चलेगा खैर।